मोदी जी को मैं कहूंगा कि दोबारा सत्ता में लेके आई, सरकार में लेके आई। और हिंदुस्तान की तारीख में हमेशा ऐसा होता था कि एमपी जो है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो मिलके अपना पीएम चूज करते थे, यानी कि एमपी का उल्ट पीएम वो चूज करा करते थे। और अब पॉपुलैरिटी इतनी पीक पे है मोदी जी की, अब पीएम के नाम पे एमपी चुन के आते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि पहले मोदी जी के आने से पहले 30 साल 3 डेकेड्स कभी भी मेजॉरिटी गवर्नमेंट नहीं आई। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी भारत में इतने लोकप्रिय क्यों हैं? क्यों विपक्ष और वामपंथी और दूसरी विदेशी ताकतें मोदी से चिढ़ने लगी हैं? इस वीडियो में रवनीक सिंह ने जो बोला है उसे सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा कि भारत आज एक सफल नेतृत्व में किस तरह से सपेरों के देश से निकलकर वैक्सीन बनाने वाला देश बन गया है। ठीक है साहब, हर बार वो एक कोएलिशन गवर्नमेंट होती थी कि एक मेजॉरिटी पार्टी है, उसको सपोर्ट दिया और वो सरकार में आए। ऐसा बीजेपी के साथ भी हुआ, ऐसा नहीं कि सिर्फ कांग्रेस आई पार्टी। अटल बिहारी वाजपेयी भी कोएलिशन गवर्नमेंट रन कर रहे थे। ये भारत की तारीख में पिछले 30 साल में बहुत लंबा वक्त होता है, और बहुत से जो वोटर्स हैं उन्होंने तो ये वक्त पहली बार देखा है कि एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट आई है। और दूसरी बार ये 50 साल में पहली बार हुआ है कि एक इनकम्बेंट गवर्नमेंट दूसरी बार मेजॉरिटी से आई है। तो ये फैक्ट्स है। आप और हम जो देख रहे हैं ना फकर भाई, दिस इज हिस्ट्री इन द मेकिंग। ये तारीख जो है, भारत का जो इतिहास है वो लिखा जा रहा है। और इस इतिहास के अंदर कई लोगों को तकलीफ भी है, पीड़ा भी है। मैं उसकी तरफ आना चाह रहा हूं, मैं बिल्कुल उसकी तरफ आना चाह रहा हूं कि मैं कल मेरी एक बड़ी अच्छी दोस्त है हिंदुस्तान में, तो अक्सर उनसे मेरी बात होती रहती है व्हाट्सएप पे। कल भी मैं कुछ उनसे चीजें शेयर कर रहा था कि यार मुझे मतलब कुछ लोग मैसेजेस कर रहे हैं इस हवाले से कि यार जो मोदी जी की हुकूमत है उसमें हमें एक डर है, एक खौफ है। मैंने उससे भी पूछा था, और यकीनन आपके साथ आज बैठा हूं तो मैं ज्यादा बेहतर आप उसमें बता सकेंगे ये डर और खौफ क्यों है, या ये एक प्रोपेगेंडा है, या इसका हकीकत से कोई ताल्लुक है कि वो लोग, मतलब बहुत सारे लोगों ने मुझे, और ये पिछले एक हफ्ते की मैं बात बता रहा हूं कि भाई हमें जो है अब उस तरह की आजादी नहीं है, हमें उस तरह के अगर बोलेंगे तो हमें शायद, मतलब मैं इस बात को मैं बिल्कुल सीरियस आपको कहता हूं कि मैं नहीं मानता इस बात को, लेकिन कहते हम मारे जाएंगे। मैंने कहा यार क्यों, वजह कैसे हो सकता है ये कि अगर आप, मैंने कहा पाकिस्तान में भी बड़ी सख्तियां, लेकिन फिर भी यहां लोग बोलते हैं, बेताशा लोग बोलते हैं, उठाए भी जाते हैं, उसके बावजूद भी। मैंने कहा बलोच मिसिंग पर्सन वाले अभी इस वक्त भी नेशनल प्रेस क्लब के बाहर बैठे हुए, मैंने 2 दिन पहले उनके साथ इंटरव्यूज और सारी चीजें करके मैं आया हूं। तो मैंने कहा ये नहीं है कि बैठे हुए कम से कम 180 लोग बैठे हुए जिनके लोग उठाए गए। तो मैंने कहा मैंने उसके ऊपर बोला तो ये जाना चाहिए था कि 2 दिन बाद मैं गायब होता। तो मैं कहा यहां पे अगर मैं बोलता हूं तो वहां पे भी लोग बोलते होंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। वहां तो इस तरह का सिस्टम नहीं है जो हमारे यहां है कि गायब किए जाते हैं या मारे जाते हैं, ये नहीं है। शायद कुछ केसेस वैसेस बनते होंगे। ये वजह सर क्यों है, ये मुझे मतलब अगर आप थोड़ा सा समझा दें प्लीज। देखिए फकर भाई, क्या है कि किसी भी मुल्क के अंदर ना अलग अलग किस्म के लोग होते हैं, अलग अलग थॉट प्रोसेसेस के लोग होते हैं। कई लोग होते हैं जो मुहब्बुल वतन होते हैं, जो अपने वतन से, अपने मुल्क से प्यार करते हैं, अपने देश से प्यार करते हैं, अपने देश के उस निशान से। जैसे आपके वहां सब्ज और सफेद है और हमारे यहाँ तिरंगा है, जो हमारे देश का निशान है, हम लोग उससे मोहब्बत करते हैं साहब। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो उस निशान के लिए जान भी देते हैं साहब, मर मिटने को तैयार है। हम लोग उन लोगों में से हैं कि अगर आप ये कह दें कि साहब हिंदुस्तान तोड़ दिया जाएगा तो भाई हमारी तो बर्दाश्त से बाहर हो जाती है बात। हम तो ना तो सुन सकते, ना हमारी बर्दाश्त में है। पर जो चीज नाकाबिले बर्दाश्त है उसको भी सहते हैं हम, क्योंकि हमारा जो संविधान है, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो राइट टू डिसेंट देती है। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एब्सोल्यूट नहीं होनी चाहिए, मैं समझता हूं। फार्म प्रोटेस्ट चल रहे हैं, आप मेरा ख्याल है उस पर भी आएंगे। फार्म प्रोटेस्ट में दिल्ली की सड़कें उन्होंने जो यहां से जाते हैं वो जाम कर रखी हैं, रोक रखी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि साहब इनको अधिकार है प्रोटेस्ट करने का, और ये देयर इज अ राइट टू प्रोटेस्ट। मैं ये समझता हूं कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। हमसे बड़ी डेमोक्रेसी नहीं है दुनिया में साहब। अमेरिका हमारे से पुरानी डेमोक्रेसी बेशक हो, पर हमसे बड़ी डेमोक्रेसी अमेरिका भी नहीं है। और जितनी फ्रीडम एज ए सिटीजन हम लोगों को है, आप यकीन मानिए फखर भाई, मेरा ख्याल है कि आप पता नहीं हिंदुस्तान कभी आए या नहीं आए, अगर आप आएंगे तो आप देखेंगे कि इतनी डेमोक्रेसी, मेरा ख्याल है, मतलब एज एन इंडियन मैं सोचता हूं कि मैं इस कॉन्स्टिट्यूशन में मैं बिलीव करता हूं, और ये जो हम
खुली हवा में जीते हैं, ये इसी कॉन्स्टिट्यूशन की बदौलत है। मैं कई बार ये समझता हूं कि इतनी छूट भी नहीं होनी चाहिए जितनी ज्यादा छूट हमारे मुल्क में है। एक बात, तकलीफ जाहिर सी बात है होएगी लोगों को, जैसा मैंने आपको कहा कि अलग अलग सोचने के नजरिए हैं, लोगों के तरीके हैं, अलग अलग विचारधाराएं हैं, अलग अलग पॉलिटिकल इंक्लिनेशंस हैं। जब मोदी 2 बार जीत के आते हैं और दूसरी बार बड़े मार्जिन से जीत के आते हैं तो तकलीफ होना लाज़मी। नंबर 2 बात, जब कोविड की सिचुएशन, जब पूरी दुनिया दहल जाती है और जब ये बीबीसी के लोग और ये जो हमारे अंदर टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग हैं, ये कहते हैं साहब कि करोड़ों लोग मर जाएंगे, हाँ, ये कोविड जो है 8 से 10 करोड़ लोगों की जान ले लेगा, आपने शायद पढ़ा होगा। बिल्कुल। वैक्सीन की जब डिप्लोमेसी होती है, जब लोग आज से कुछ साल पहले ना, मैं आपको बताऊं, फकर भाई कहते थे कि इंडिया इज द कंट्री ऑफ स्नेक चार्मर्स, वो बीन बजा के डब्बे में से सांप निकालने वाली कौम है, और द ग्रेट रोप ट्रिक कहते थे कि भाई हिंदुस्तान तो वो रस्सी को उठाते हैं बीन बजा के। ये एक आइडेंटिटी थी इंडिया की। और आज वैक्सीन डिप्लोमेसी है, वैक्सीन मैत्री यानी कि वैक्सीन दोस्ती के नाम पे हम कई मुल्कों को बिल्कुल फ्री वैक्सीन दे रहे हैं, बिल्कुल फ्री। यहां तक कि जस्टिन ट्रूडो ने, जो पहले WTO में हमारे किसानों के खिलाफ बोलता था, उसने किसानों के हक की बात करी, हिंदुस्तान के खिलाफ गया, आज वो घुटने टेक के कह रहा साहब हमको भी। यस, बिल्कुल। लेटर लिखा है उन्होंने, मोदी जी को लेटर लिखा है उन्होंने, मैंने पढ़ा। जी। और मैं बड़े वो एहतराम के लफ्जों में कहूंगा कि साहब आपके मुल्क के जो वजीर आजम है वो कासा लेके घूम रहे हैं साहब। अब वो कटोरा तो बोलना बड़ा बुरा लगता है ना साहब, तो तरह उर्दू में एक लफ्ज है कासा, तो वो कासा लेके घूम रहे हैं दुनिया में, और चाइना उनको बेच रहा है। मुफ्त में कुछ नहीं मिल रहा आपको चाइना से, चाइना आपको आज वैक्सीन बेच रहा है और आप खरीदने में मजबूर हैं। सबसे बड़ी तकलीफ इन लोगों को ये होती है कि साहब हिंदुस्तान इतना मजबूत कैसे हो गया इंटरनेशनली, ये वैक्सीन डिप्लोमेसी हो गई। 26 जनवरी को आपने वो टूल किट का एक्सपोजे देखा होगा सर, देखा। उसमें इनका पूरा इरादा था कि ह्यूमन राइट्स, UN ह्यूमन राइट्स में लेके जाएंगे, इसको हम यूनाइटेड नेशन में उछालेंगे साहब, इतने लोग मर गए। और वो एडिटिंग करते हुए दिख रहे हैं साहब कि मेनी पीपल किल्ड से 1 पर्सन किल्ड, और वो भी पुलिस फायरिंग में नहीं मारे गए साहब, पुलिस एक्शन नहीं हुआ। इनको तकलीफ होती है कि इतने टॉलरेंट कैसे हो गए ये लोग, इतने टॉलरेंस क्यों है इनके अंदर। एक बड़ा अहम मुद्दा मेरे ख्याल आपने कवर भी किया होगा, चाइनीज विड्रॉल। ये जो हमारे गलवान से, मैं उसका भी मैंने सवाल लिखा हुआ है, बल्कि अभी 2 दिन पहले मैंने 2 शोज आप लोगों के चैनल्स पे भी किए थे, और उस हवाले से भी मैं बिल्कुल आ रहा हूं, लेकिन आप बात करें प्लीज। वो चाइनीज का विड्रॉल जो है तकलीफ होती है साहब इनको, और ये उन लोगों को तकलीफ होती है जिन्होंने चाइनीज CCP के साथ बैठ के एग्रीमेंट, मुसाहिदे साइन करे हुए हैं। पार्टी टू पार्टी वाले एक बात बड़ी मशहूर है उनके बारे में, वो पार्टी टू पार्टी वाली एक बात बड़ी मशहूर है हिंदुस्तान में। पार्टी टू पार्टी क्या होता है आप बताइए ना। अगर कोई आज पॉलिटिकल लीडर आपकी कंट्री से इंडिया में आके इंडियन बीजेपी के साथ एक एग्रीमेंट साइन कर ले तो आप उसका क्या हाल करेंगे बताइए। नो, गलत है, गलत है। हमारा मुल्क इतना टॉलरेंट है साहब। यहाँ पे ग्रेटा को ग्रेट कहा जाता है और दिशा को दिशा दिखाने वाला कहा जाता है, बल्कि ग्रेटा इज नॉट ग्रेट, और दिशा तो बिल्कुल दिशा ही नहीं है बेचारी, वो 21 साल की है। वो कहते हैं कि साहब 21 साल की है लड़की है, जोड़ दो। क्यों जोड़ दो भाई? तो ये जो चीजें हैं ना, मैं ये समझता हूं भाई कि जब तक आप अपने हकूकों का इस्तेमाल सही दिशा में कर रहे हैं और आप कंस्ट्रक्टिव जो कहते हैं क्रिटिसिज्म कर रहे हैं सरकार का, आप कीजिए, होना चाहिए साहब। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हमेशा होना चाहिए सरकार का। और मैं इन दी वर्ड्स ऑफ मार्क ट्वेन, मेरा ख्याल है उन्होंने कहा था कि लॉयल्टी टू द नेशन, लॉयल्टी टू द कंट्री, अनकंडीशनल, ऑलवेज, एवरी टाइम, एंड लॉयल्टी टू द गवर्नमेंट व्हेन इट डिजर्व्स इट। तो ये जो मोदी सरकार है ना साहब, ये 135 करोड़ हिंदुस्तानियों में से मोस्ट ऑफ द हिंदुस्तानी, बहुत बड़े तादाद में हिंदुस्तानियों की लॉयल्टी डिजर्व करती है ये सरकार। ठीक है, इसने हमारा परचम, इसने हमारा नाम, इसने हमारी शोहरत, इसने हमारे मुल्क की इज्जत दुनिया में बढ़ाई है। फ्रॉम द स्नेक चार्मर्स आज बात की जाती है टू द वैक्सीन पीपल, वैक्सीन, और आज फ्रॉम द कंट्री ऑफ गांधी टू कंट्री ऑफ मोदी, एक ऐसी एक नैरेटिव बन गया दुनिया के अंदर।